नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉग्स में। सरकार महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन लाकर एक स्पेशल सत्र यानी कि विशेष सत्र की शुरुआत करने वाली है, जिसमें कि इस महिला आरक्षण के अमेंडमेंट को पारित कराया जाएगा, जिसके मुताबिक सरकार का जो इरादा है कि 50% जो सीटें हैं लोकसभा और विधानसभा की, उसको बढ़ा दिया जाए उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में सीटें हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। यानी कि सरकार को इसमें 2 बिल लाने पड़ेंगे। पहला डिलिमिटेशन को डिलीन करने के लिए, क्योंकि अब तक जो विधेयक पारित हुआ था, जो कानून का शक्ल ले चुका था, वो नए डिलिमिटेशन के बाद उसको उसके हिसाब से सीटें तय की जानी थी। लेकिन सरकार के इस इरादे पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि सरकार का इरादा जो है, वो एक तरह से चुनाव से प्रेरित है। इस समय जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, वहां पर महिला वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सरकार इस विशेष सत्र की आगवानी करना चाहती है और इसके जरिए महिला वोटर को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। इसके साथ ही अलग अलग विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि अगर 50% की सीटें बढ़ानी ही थी, तो पिछला जब विधेयक पारित हुआ था उस समय वो क्यों नहीं बढ़ाया गया, और जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो उस प्रोसेस का क्या होगा। ये सारे सवाल हैं जो महिला आरक्षण विधेयक के अमेंडमेंट को लेकर आ रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम इन सवालों को इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे, रंगनाथन साहब। आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी ने आज हिंदू में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल का लब्बो-लुबाब ये है कि महिला आरक्षण को लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है, सारी पार्टियां उसको लेकर समर्थन दे चुकी हैं, वो तो पहले ही विधेयक पारित हो चुका है। असली जो मुद्दा है वो डिलिमिटेशन का है। अगर सरकार डिलिमिटेशन सेंसस हो रहा है और अगर डिलिमिटेशन होगा, तो फिर इस 50% के इंक्रीमेंट का क्या फायदा। फिर तो दक्षिण भारत के राज्य उसी तरह से नुकसान में रहेंगे अगर उस प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें बढ़ा दी जाती है तो। सोनिया गांधी मैडम का आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है, लेकिन इसका जवाब सरकार दे देगी। जितना पॉइंट्स आपने उठाए थे परसों उठाएगी, जवाब दे देगी। लेकिन माय अंडरस्टैंडिंग ये है, सेम कांग्रेस पार्टी फर्स्ट समर्थन किया, अभी क्यों डोलमोल में है। टीएमसी ने स्पष्ट कर दिया है मैं वोट नहीं देंगे करके। ये इस विधायक में 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। हर अमेंडमेंट को यू हैव टू वोट 2/3 वोटिंग्स। सो इसको पीछे बीजेपी राजनीति कर रहे, कांग्रेस राजनीति कर रहे। 2026 आधार पर आपने डिलिमिटेशन करोगे, 2034 में इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन 2011 में करोगे 2029 पर होगा। ये बीजेपी जरूर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेंगे फिर क्या सब्जी पकाएंगे क्या। सो देयरफॉर माय अंडरस्टैंडिंग इज इट हैज टू बी वेलकम्ड। मुझे एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैडम सोनिया गांधी का आर्टिकल को मैं पढ़ने के बाद 1991 में पार्लियामेंट प्रोसीजर में बता रहा हूं आपको, दर्शकों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं ये क्यों जल्दी में लेके आ रहा बिल। ये जल्दी नहीं है। 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने तमिलनाडु सरकार का, डीएमके सरकार का बर्खास्त किया है। उस टाइम पर लोकसभा बंद हो गई थी, डिसॉल्व हो गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अनुसार के मुताबिक पार्लियामेंट मीन्स राज्यसभा प्लस लोकसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट। ये नए तरीका से सरकार ने व्याख्यान दिया है उसको। राज्यसभा में चंद्रशेखर ने पास किया। चंद्रशेखर तो कैरेक्टर हो गया उस टाइम पर, कांग्रेस क्यों सपोर्ट किया उसको। सिमिलरली ये विधायक में रूल के बारे में बता रहा हूं, विमेन्स बिल प्रेसिडेंट ये नहीं कर रहे। ऑन द टॉप ऑफ इट कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। देश भर पर कांग्रेस मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, उठना मुश्किल है, कमर तोड़ दिया। अभी देखो तीसरा बार असम में भी उनको उठना मुश्किल। तमिलनाडु में एक बार तक अभी राहुल गांधी चेन्नई नहीं गया, तमिलनाडु नहीं गया। क्या तेजस्वी यादव सोचते हैं कि राहुल गांधी एमके स्टालिन को भी। लेकिन बीजेपी गर्मा गर्म तवा में रोटी सेकना चाहती है, तो सच्चाई है। एंड सेकंड थिंग, आज प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में इतनी बड़ी सी भाषा किया है, उसको सुनने के बाद ऑल ओवर द इंडिया जितना भी एमपी एमएलए वगैरह है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिक्वेस्ट किया। ये सोनिया गांधी आर्टिकल का प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन से जवाब दिया है।
आप लोग जितना भी जिधर भी क्षेत्र में है, आप एयरपोर्ट जाइए, नहीं तो एमपी का घर जाइए, एमपी का स्वागत कर लीजिए, एमपी का माला पहनाइए, उसको स्वागत करके दिल्ली भिजवा दीजिए, हम इधर मिलेंगे। दिल्ली मिलने के बाद ये विदाई पास करेंगे, आप लोगों को सुरक्षा होगी। इसमें देखो एक चीज नहीं है, मैडम रंजना कुमारी एक्सप्लेन कर सकती है, जितना भी कानून को दूर पर पार्लियामेंट को 45 साल कवर करने के बाद मुझे जो मन पर रह रहा है वो इन सॉलिड कैप्सूल फॉर्म में आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसमें घर में मारा मारी है, उसमें आजकल जो ड्रग्स मैनेज के बाद ये विमेन्स रिजर्वेशन है नहीं है अलग बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फैमिली में टुकड़ा बन जाएंगे, स्पेशली इन इंडिया आफ्टर द ड्रग्स। तमिलनाडु में, गुजरात में, यूपी में, बंगाल, कर्नाटका में आप देखिएगा, ओनली फॉर तमिलनाडु नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये दारू, ड्रग्स, ये सारी की सारी वुमेन्स रिजर्वेशन को संबंध है, क्योंकि एक एक वुमेन एक एक घर में हस्बैंड मारता है, लेकिन दैट बिकम्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। राजनीतिक तो छोड़ दो, स्वाभाविक रूप से सेम वुमेन मर्डर कर जाते हैं, दारू पे हस्बैंड आकर के मारता है, इसी से ये कानून का फायदा नहीं होगा, लेकिन वुमेन से एम्पावरमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप जाके देखिए ट्रिपल तलाक आने के बाद नरेंद्र मोदी को वोट में फायदा हुआ है, यूपी, बिहार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम वुमेन, रोशनी आ गया उसको आंख में, जो आंसू आते थे उसको रोशनी में आकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना किया है। देयरफॉर टीएमसी बायकॉट कर सकती है, इंडिया अलायंस में इसका मतभेद होगा। इन टोटलिटी कांग्रेस एज पर सोनिया गांधी आर्टिकल अपोज तो नहीं कर रही है, 2/3 मेजॉरिटी पास हो जाएगी, उनको भी राजनीति करना है, बीजेपी को भी राजनीति करना है। देयरफॉर वाया मीडिया आकर के प्रधानमंत्री ने भी कल अपील किया है बंगाल चुनाव को रीत पर, आज उसमें स्पेशल सेशन करके कर रहे हैं। सारी की सारी जितना भी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, 16, 17, 18 ये 3 दिन हम लोग डिबेट करेंगे, आप आकर के देखिए, प्रेस जो विजिटर्स गैलरी आ जाइए करके वो निमंत्रण दिया है प्राइम मिनिस्टर। क्यों? ही वांट्स टू एक्सपोज द अपोजिशन। ये कांग्रेस में दुविधा है, उसको फायदा उठाना चाहते हैं, इंडिया अलायंस टूट गया, उसको फायदा उठाने चाहते हैं। कम से कम द लास्ट अमेंडमेंट ये होगी, सरकार को पक्ष में जो आर्ग्यूमेंट करेंगे वो परसों अमित शाह साहब करेंगे, वुमेन्स किरण रिजिजू करेंगे, नरेंद्र मोदी साहब करेंगे, लेकिन विपक्ष से हु इज गोइंग टू इनिशिएट दिस, टेल मी? टीएमसी तो नहीं है, राहुल गांधी नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के समर्थन पर जो भी करेगा हंगामा होकर के वॉकआउट नहीं कर सकते, नहीं तो adjourn नहीं कर सकते। Whenever constitution amendment bill comes into the Lok Sabha, you have to have doors वगैरह, लॉबी क्लोज कर देंगे, 2/3 मेजॉरिटी जो स्क्रीन पर आना चाहिए उतना वोट। दैट इज माई आर्ग्यूमेंट, इज अ वेलकम स्टेप, वुमेन एम्पावरमेंट होगी इसमें। ठीक है। रंजना जी, आप ठीक है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का या उसके अमेंडमेंट का कोई विरोध नहीं कर रहा है, कांग्रेस भी विरोध नहीं कर रही है। विरोध है 2 मुद्दों पर। पहला है इसकी टाइमिंग, जो कि बीजेपी बीच चुनाव में इसको प्रचार कैंपेन की तरह इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसका ये हक बनता है कि वो अपने इन हथकंडों का इस्तेमाल करे, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नैतिकता का कोई पालन नहीं करती, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि कल की तारीख में जब सेंसस की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो दक्षिण के राज्य जिन लोगों ने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है नॉर्दर्न इंडिया के मुकाबले, तो उनकी तो सीटें कोई उसी प्रपोर्शन में जो इस समय बढ़ गई वो बढ़ गई, फिर जब डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ेंगी तो वो तो एक तरह से उनके लिए नुकसान का सौदा है। ये सबसे जो महत्वपूर्ण आपत्ति है इस अमेंडमेंट का वो है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल बहुत ही दिनों से लंबित है, 3 दशक से तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।
सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन किए हैं हम लोगों ने, तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको मिलकर ज्ञापन दिया है। वर्षों से लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन और जब 2000 एक बार तो ये पास हुआ 2010 में, लेकिन लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं गया और उसको वहां ब्लॉक कर दिया गया। जहां तक सवाल है मेल एमपीज का जो बैठे हैं अपनी सीट पर, वो छोड़ करके 1/3 सीट नहीं देंगे, ये बात हम लोग जानते हैं। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, तरीका यही कि सीटों को बढ़ा दिया जाए। और मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि कम से कम प्रधानमंत्री ने इस बात को, हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, हम महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और विमेन पावर कनेक्ट करके जो हमारा कोalition है जिसमें 1500 संगठन है, हम लोग उसके उसके बिहाफ में मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ कि हम इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि बहुत हुआ, देर बहुत हुई, अब कम से कम इसको होना चाहिए। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी इस समय विरोध करने की स्थिति में है, क्योंकि सभी पार्टियां इसका समर्थन कर चुकी हैं और सभी पार्टियों ने ये वायदा अपने अपने मैनिफेस्टो में किया था कि वो महिलाओं को 1/3 आरक्षण देंगे, और आज तक वो हुआ नहीं। तो अब जब ये होने जा रहा है तो इसमें कोई अड़ंगा लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आप डिलिमिटेशन की बात कह रहे हैं, असली में तो वही हो रहा है, डिलिमिटेशन से इसको डीलिंक किया जा रहा है। क्योंकि 2023 में जब ये पास हुआ था तब 2 शर्तें रखी गई थी कि सेंसस हो जाए, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनसंख्या क्या है, उसके बाद हम डिलिमिटेशन लाएंगे। लेकिन डिलिमिटेशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम सही बात है कि दक्षिण के राज्य जिन्होंने की जनसंख्या की का जो स्टेबलाइजेशन है उस पर अच्छा काम किया, वहाँ महिलाओं की शिक्षा अच्छी है, वहाँ पर उनको रोजगार के अवसर अच्छे हैं। हर हालत में दक्षिण भारत उत्तर भारत से महिलाओं के मामले में भी काफी आगे है। तो ऐसे में दक्षिण भारत का नुकसान होगा जब डिलिमिटेशन होगा तब, और उसमें उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी। और जहाँ की सबसे ज्यादा पेट्रियार्की है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार है, शोषण है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वहां पर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर तो आप सीटें बढ़ा देंगे, लेकिन दक्षिण की सीटें कम होंगी। इसलिए ये डिलिमिटेशन से डीलिंक करने के लिए ही प्रधानमंत्री का प्रस्ताव, जो मैंने एक एक बड़ी बारीकी से पढ़ा है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस को मान लिया जाए। 2011 के बाद स्टेबलाइजेशन हुआ है, तो शायद दक्षिण भारत की जनसंख्या कम हुई है। तो ऐसे में क्या होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि जनसंख्या गणना हुई नहीं है, लेकिन उसमें और सीटें कम हो जाएंगी। 2011 के सेंसस को सब जगह माना जाता है, चाहे अभी आप देखिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की प्लानिंग होती है, तमाम स्कीमें बनती हैं, वहां पर 2011 सेंसस को लेके ही तो हम लोग चल रहे हैं, कोई नया डेटा तो हमारे पास है नहीं। और वो प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं जो कि एक साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं, तो उसके आधार पर सारा निर्णय होता है। तो सबसे पहली बात है कि इसको पास होना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों से हम लोग अपील करेंगे, महिला संगठनों की तरफ से, कि इसको कृपा करके आप संसद में आइए और इस बिल को पास करवाइए। सोनिया जी तो इसकी सबसे बड़ी वो रही है। हमारे पास तो अभी तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें कि हम वाजपेयी जी से मिले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले थे, हम लोगों ने सभी राष्ट्रपति से मिले, सभी प्रधानमंत्रियों से मिले थे हम लोग। सोनिया जी कई हम लोग के कार्यक्रमों में भी आई हैं, मनमोहन सिंह जी भी आए थे। तो इसलिए ये नहीं कहना कि ठीक है, ये बात सच है कि दक्षिण के भारत दक्षिण, तो जब डिलिमिटेशन का सवाल उठेगा तब आप इस लड़ाई को लड़ लीजिएगा, लेकिन अभी महिलाओं के हक अधिकार के बीच में बाधा बनने की जरूरत नहीं है। काफी लंबा हुआ, 30 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरे जीवन का 30 साल सिर्फ इस बात में निकल गया कि कब कौन सी हमें रैली करनी है, कब कौन सी हमें सम्मेलन करना है, कब कौन सी राज्य में जाकर के हम लोग को महिलाओं को जुटाना है, आरक्षण की मांग करनी है, कौन से डेलीगेशन को लेके जाना है, क्या हमारा मेमोरेंडो बनेगा। उसके अलावा, मेमोरेंडम के अलावा हमने विमेनिफेस्टो बनाया, महिलाओं का मैनिफेस्टो, और सारी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी को हम लोगों ने दिया हर चुनाव के पहले। तो आप ये महिलाओं के संघर्ष को छोटा करके मत आंकिए, और ना ही किसी भी राजनीतिक दल को इस समय आंकने का हक है। वोट तो सबको चाहिए, और आपको मालूम है कि आज महिला एक वोट कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे वो उड़ीसा का चुनाव रहा हो, आप देखें कि महिलाएं एकजुट होकर वोट देती हैं, खुद फैसला कर रही है अपने वोट का, और जीत हार अब महिलाओं के वोट से हो रही है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट दे रही हैं। और पंचायती राज में जहां की 33% दिया गया था, वहां आज 56%, 56% महिलाएं चुन के आई हुई हैं। 14.7 लाख महिलाएं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है देश के अंदर। तो अब कब हक मिलेगा उनको,
और क्यों रोका जा रहा है इसको बार बार? राजनीतिक दलों को इस समय, देखिए ये राजनीति की बात नहीं है, कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं पार्टी है, हम लोग के अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जिस तरह से मैं महिलावादी राजनीति को समझती हूँ और जिस तरह से मैं फेमिनिस्ट हूँ, हो सकता है कि बहुत सारी पार्टियों से मैं सहमत ना हूँ, और मैं हूँ नहीं किसी पार्टी में। लेकिन आज हिंदुस्तान की महिला को जब हक मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि सबको सर्वसम्मति से देना चाहिए, और न सिर्फ ये हक देना चाहिए 2023 की तरह, इसमें अड़ंगा लगाने की जरूरत नहीं है। एक 2023 में सवाल पास और हुआ, हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने बिल्कुल रंजना सेलिब्रेट जी, किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी लागू एक नहीं कर सब पाए ना 2024 के चुनाव में। जी हाँ, पूछिए, बिल्कुल सॉरी। जी, एक सवाल रंजना जी और लोगों के दिमाग में ये है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जिस तरह से पंचायती राज में जब रिजर्वेशन लागू हुआ, तो आज की तारीख में उसके 2 एक्सपेरिमेंट के फायदे हुए हैं। एक तो कि बहुत सारी एक वुमेन लीडरशिप इवॉल्व हुई है अलग-अलग स्तरों पे। लेकिन उसके समानांतर जो मुखिया के पति हैं, वो मुखिया पति के नाम से अभी भी उनका रूल चलता है, वही तय करते हैं कि पंचायतों में क्या होगा। आपको लगता है कि अचानक से बिना किसी तैयारी के वुमेन लीडरशिप को अगर आपने पहले से ग्रूम किया होता, तो जो रीजनल पार्टियां हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं, मसलन एग्जांपल के तौर पे टीएमसी में तो बहुत ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, लेकिन समाजवादी पार्टी ले लें, आरजेडी ले लें, इस तरह की पार्टियां जहां पे उस तरह से महिलाओं को ग्रूम नहीं किया गया है, उन सबको 33% अगर टिकट की बाध्यता होगी कि वो कैंडिडेट को वहां पे उन सीटों पर उतारें, आपको लगता है कि इससे नई वुमेन लीडरशिप पैदा होगी, या फिर पुरुषों सारे जो पुरुष पॉलिटिशियन है अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को खड़ा कर देंगे जो ऑलरेडी पहले से ही डोमिनेंट पोजीशन में है? देखिए, जब ये महिलाओं पर बात आती है, सबके पुत्र राजनीति में हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ऑपोजिशन, सबके पुत्र राजनीति में हैं। जब पुत्रियों को राजनीति में लाने की बात होती है, तो होता है अरे वो तो एलिट विमेन आएंगी, वो तो नेताओं की बेटियां बहुएं आएंगी। तो ठीक है, आएंगी। पुरुषवादी समाज में पुरुष इतनी आसानी से महिला को स्वतंत्र रूप से सत्ता का प्रयोग करने नहीं देंगे। ये बात सच है, और ये बात हर पति प्रधान की जो पूरी जो कहा गया, उसके पीछे ही कारण है कि अपनी सीट नहीं चला पा रहे हैं अपने लिए, तो चलो पत्नी हमारी जीत के आ जाएगी। लेकिन आज आप जाके देखिए, तमाम तरह के शोध हुए, हमने खुद शोध करवाए हैं बिहार में, कर्नाटक में, जहां 4 चुनाव 5, बिहार जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे राज्य में आज महिलाएं नेतृत्व लेकर सामने आई हैं, उभरी हैं। अब वो समय नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, पैसा कमा रही हैं, राजनीति कर रही हैं, मोबिलाइजेशन करके वोट मांगने जाती हैं, चुनाव जीतती हैं, चुनाव में पैसा खर्च करती हैं। ऐसी महिलाओं को अब आप पति प्रधान वाला दर्जा नहीं दे सकते हैं। अब उनके पास ये भी है कि हाँ, ये बात जरूर है कि पुरुष हर हर जगह उनको रोकने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको गवर्नेंस सिस्टम में नहीं भाग लेने देते हैं, डिलीवरी सिस्टम में वो हैं। क्या कहाँ खड़ंजा बनेगा, कहाँ पानी का नल लगेगा, कहाँ क्या, ये प्रधान जी तय करती हैं। लेकिन हाँ, गवर्नेंस सिस्टम में, कमिटीज में आने नहीं देते हैं, रखने नहीं देते हैं महिलाओं को। और जो हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी है पुरुष प्रधान है, तो कैसे महिलाएं आगे आएंगी? लेकिन ये तरीका है, एक बार जब महिलाओं का नेतृत्व आएगा और स्वीकार्य है, तभी तो दिया तो था 33%, फिर देना पड़ा 50%, और चुन के आ गई है 56%। तो ऐसा कैसे हुआ है? इसीलिए हुआ है ना कि लोगों के मन में महिलाओं के नेतृत्व के प्रति भरोसा और विश्वास जमा है, और इसी बात और वोट का फर्क पड़ रहा है। देखिए, जो राजनीतिक दल की तैयारी नहीं है, ओबीसी पार्टियां आगे आई, बड़ी तेजी के साथ आई, तो कौन महिलाएं उनको दिखाई दी? अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, उन्हीं वही, और अपने पुत्र, वही तो दिखाई दिए ना। कौन सी आम ओबीसी महिला को संसद में लेकर के आए? तो ये सब बहुत भोंडा तर्क है, ये बहुत गलत तर्क है कहना कि उनका क्या होगा, अब ओबीसी महिलाओं का क्या। भाई आप लाइए ना, कोई नहीं रोक रहा है। आप सारी की सारी सीटें दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और ओबीसी महिलाओं से भर दीजिए। कोई नहीं कह रहा है कि आप अपर कास्ट की महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को लेकर के आइए। महिला आंदोलन की तरफ से भी हम लोगों ने बातें 10 बार कही हैं, और इसीलिए ओबीसी और दलित महिलाओं का तो ऑलरेडी आरक्षण के अंदर आरक्षण है। और बाकी अब खुला छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज पर। लालू यादव की और अखिलेश यादव की पार्टी की कितनी महिलाएं हैं, आप बताइए? किस आम महिला को ये राजनीति में लेकर आए हैं? ये कभी नहीं लाएंगे। और ये तैयारी की जहां तक बात है, देखिए हम लोगों ने तैयारी की, हम लोगों ने आईआईएम बैंगलोर के साथ कोर्स चला के महिलाओं की ट्रेनिंग करवाई। वहां पर लिकुआन यूनिवर्सिटी में महिलाओं को हमने भेजा, वहां जाके वो सिंगापुर में ट्रेंड होकर के आई हुई हैं।
हजारों महिलाओं, 1000 महिलाओं का कंपेंडियम हमने बना के पॉलिटिकल पार्टीज को दिया। स्वयं मैं जाकर देकर आई हूँ, उसको बनवाया हम लोगों ने कि ये देखिए, ये सबल महिलाएं हैं, इनके ये पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, इनके पास साधन भी है, ये चुनाव लड़ सकती हैं। अब वो अलग बात है कि मैन मनी माफिया के कंट्रोल में जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में महिलाओं को जगह नहीं मिलती है, लेकिन मिलेगी। जब एक बार आरक्षण होगा तो आपको देना पड़ेगा, और जब दे देंगे आप आरक्षण के बाद, तो फिर वो महिलाएं स्वयं अपनी काबिलियत पर राजनीति में अपनी जगह बनाएंगी। तो ये कभी देखिए, तैयारी कभी नहीं होगी, क्योंकि मर्दों का खेल है। सारे राजनीतिक दल पेट्रियार्की के टूल हैं आज की तारीख में, है ना। कोई भी पार्टी का आप देख लीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में एक औरत बैठेगी, 2 बैठेगी, तो फिर वो कैसे औरतों को सीट देंगे? नहीं देंगे। पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस को, मैं खुद पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हूँ, सालों पढ़ाया भी था मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे मालूम है कि ये चीजें, एक प्रोसेस को जब आप अनलीश करते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर उसकी एक तरंगे उठती हैं। नदी के अंदर जब आप पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे उठती हैं, और उन तरंगों से बिल्कुल। फिर परिवर्तन आता है, उसमें समय लगता है। ठीक है रंगनाथन जी, आप कुछ इस पे काउंटर करना चाह रहे हैं, आप अपना तर्क रखें और साथ ही ये भी बताएं कि मैं एक सवाल काउंटर क्वेश्चन भी आपसे कर लेता हूं कि अक्सर, हाँ, जैसे रंजना जी ने कहा कि जो वैसी रीजनल पार्टियां हैं जहां पे आप देखें कि कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं, या खास करके नॉर्थ इंडिया की पार्टी जहां पे वायलेंस महिलाओं के खिलाफ ज्यादा है, लेकिन अगर देखने में आया तो दक्षिण भारत के आप राज्य देखें, केरल से उठाकर लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में आप देखें कि वुमेन लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं है। भाई, इन राज्यों में कोई भी मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला नहीं है। जबकि अगर डिलिमिटेशन के बाद, और ये तर्क हो रहा है कि वहां पे उनकी सीटें कम हो जाएगी, महिला आरक्षण के बाद उनको उसी प्रोपोर्शन में सीटें मिलनी चाहिए, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी दक्षिण के राज्य जो पढ़े लिखे, ज्यादा एजुकेटेड वहां पे जनता है, उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक है। आपको ये जानकारी देने में मैं खुशी हो रही है। जयललिता मैडम चीफ मिनिस्टर थी 15-20 साल, एक नहीं है, 2 नहीं है। एंड एवरी इंडस्ट्रीज में, सिनेमा हो, किसान हो, एवरी इंडस्ट्रीज में वुमेन का, आर्मी में, जेट पायलट में आजकल अच्छा हो गया। जो ऑपरेशन सिंदूर में किया, ये एयर पायलट बेंजी है। सो देयरफॉर महिला आरक्षण को किसी ने खिलाफ नहीं बोल रहे। लेकिन रंजना कुमारी मैडम ने अभी कहा 30 साल से आंदोलन कर रहे। मैं एक चीज पकड़ना चाहता हूँ, मुझे गुस्सा भी हो जाएंगे रंजना कुमारी, लेकिन राम जेठमलानी ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पर। थम्बी दुरई भी इंट्रोड्यूस किया। बाल कटाने वाली के क्यों आरक्षण देना, शरद यादव नहीं बोला? आपको याद है क्या? मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला, याद नहीं क्या? लालू प्रसाद यादव ने, मैडम ने जिक्र किया था, आपने भी किया था। ये सोशलिस्ट वर्ग है जो राम मनोहर वाले, कर्पूरी ठाकुर वाले, स्वागत है उसको। लेकिन ये बाल कटने वाले क्या बोलते हैं, आप लोग बाल नहीं कटते हैं, ये उनको क्यों कर रहे? इन शॉर्ट, वो लोग को संख्या कम है, वो लोग राजनीतिक दौर पर, चुनाव का अधिकार पर उन लोगों को कम कर दिया है। नरेंद्र मोदी का जो 2014, 2019, 2024 3 बार लगातार आने में नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो 125 बार अमेंड कर दिया, इस अमेंडमेंट में आपको क्या दिक्कत है? ये राजनीतिक तौर पर मैं कह रहा हूँ। एंड फाइनली आई टेल यू, इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस वन। ग्रामीण सभा में ये है, वो है, भाई एक बार ट्रायल तो करके देखो। नहीं आ रहे पार्ट में छोड़ दो, वापस ले लो। ये औरत लोग गंदी कह दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार गंदे का तो प्रूव करो आप। सो देयरफॉर इट्स अ वेलकम साइन। लेकिन tomorrow, day after tomorrow, I request Nandana Kumari to go and listen to all the debate in parliament. It is going to be different. देखते जाइए, जो पार्लियामेंट को अंदर अंदर इंट्रोडक्शन करके ये बोलने वाले सभी ये एक्सपोज हो रहे। सेकंड थिंग, ये राजनीतिक प्रेरित है, मैं जानता हूँ, क्योंकि 45 साल में राजनीतिक रिपोर्टिंग किया है। डायनेस्ट पार्टीज खत्म हो जाएगी इसमें। जैसे आपने दक्षिण भारत का सीट कम, वो झूठ है, बहम है, ये झूठ प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि डिलिमिटेशन में तमिलनाडु में आरक्षण हो गया, पंचायत में 33% है, एंड सिटी कॉर्पोरेशन में चेन्नई मेयर तमिल औरत है, लेडी है, 50% रिजर्वेशन है।
क्या उनके हस्बैंड आकर के क्या उसको अमेंडमेंट लेके आ जाओ, हस्बैंड शुड नॉट कम टू द ऑफिस, हस्बैंड शुड नॉट बी इन दी डिसीजन मेकिंग। लेकिन एक बार तो ट्राई करके देखो, सोनिया गांधी ने भी इतना बीमारी हो करके सपोर्ट कर दी है, कांग्रेस भी सपोर्ट करने लगे, उसको और कुछ रास्ता नहीं है। सो देयरफॉर इकट्ठा कॉर्नर कर दिया नरेंद्र मोदी ने ये सरकार का, और चुनाव में इसको परिणाम जरूर होगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन किया है, मायावती का पैसा गुम हो गया है। मायावती कितना बार चीफ मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी कितना बार चीफ प्राइम मिनिस्टर थी, अभी द्रौपदी मुर्मू है, निर्मला सीतारामन है, अभी देखो रिपब्लिक डे पैरेड हो, इंडिपेंडेंस पैरेड हो, इट इज 2014 के ऊपर कम से कम 50% रिजर्वेशन ये जुलूस में भी निकाल दिया नरेंद्र मोदी ने। सो देयरफॉर ये चंद्रमा गया है वो चंद्रयान, उसको शक्ति नाम रखा है टचिंग पॉइंट में। देयरफॉर विमेन वोटर्स का मौका मिल गया है, बीजेपी फायदा उठा रही है। कल आप लोग आ जाओ, उसको कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर इन शॉर्ट आई एम वेलकमिंग इट। जो रंजना कुमारी बोल रही है उसको स्वागत है, वो ठीक बोला। कल सवेरे आप राज्यसभा जा करके आप प्रेजेंट हो जाइए मैडम। लेकिन आप कह रहे हैं कि थैंक यू, स्टालिन की जो थैंक पार्टी, यू, स्टालिन पास की भिजवा पार्टी दीजिएगा। नहीं पास भिजवा देंगे, नहीं, आप अप्लाई करो तो मिल जाए, नो प्रॉब्लम। आप 50 रंजना लोगों को जी, जरूर जरूर आप पास 50 भिजवा दीजिए। रूलिंग पार्टी से कहिए कि जो लोग इतने सालों से रूलिंग संघर्ष पार्टी कर नहीं, रहे हैं ओम बिरला उनको साहब कम को से आप कम मौका ईमेल दीजिए। भिजवा दीजिए। ओम बिरला साहब को एक मेल, एक ट्विटर कर लीजिए, आपको इनविटेशन घर में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन आप सही कह रहे हैं, एक चीज खाली मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, खाली जी एक बात ये जोड़ना चाहती हूँ कि देखिए जो ये महिलाओं की राजनीति का जो असर दुनिया में देखा गया है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहां पर कि पिछले सालों कम से कम 4 दशक से आधी से ज्यादा महिलाएं रही हैं, आप उनका विकास का देखिए तरीका, उनका आप देखिए, उसी तरह से यूरोप के तमाम देश आगे आ रहे हैं। पूरी दुनिया में ये बढ़ गया, कहीं 56% है, कहीं 50% है, हम लोग क्यों 14% पे आकर के बैठे हुए हैं? तो इसलिए हम लोग को भी थोड़ा दुनिया, औरतें अपना योगदान दे रही हैं चाहे जो क्षेत्र हो। तो भरोसा करने का कोई वो मतलब ही नहीं कि आप भरोसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो घर में भी मत करिए ना। एक दिन अगर एक घर की औरत कह देगी कि बस आज से हड़ताल शुरू, आप देखिए घर का क्या हाल हो जाएगा। तो देश में भी तो मौका मिलेगा तो ऐसे ही चलाएंगे ना, इसलिए आप कोई शक शुबहा नहीं है, हम स्वागत करते हैं, आप दीजिए, ना सिर्फ दीजिए, दे तो दिया था 2023 में, पर आप इसको लागू करिए। इस समय हम सारी, और जो राजनीतिक दल तैयार नहीं है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर रेडी विद विमेन, और फिर धीरे धीरे करके औरतें खुद अपने आप को तैयार कर लेंगी, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको लगता है कि एक अंतिम सवाल की रंजना जी, इससे जो लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज होगा, उसमें जो डायनेस्टिक पार्टियां हैं, वैसे तो अखिलेश यादव की पत्नी भी खुद लोकसभा की सदस्य हैं और हमेशा पार्लियामेंट आती हैं, उन पार्टियों में भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी, क्योंकि उनकी ये कंपल्शन हो जाएगी कि वुमेन लीडरशिप को आपको मौका देना ही पड़ेगा, नहीं तो उन सीटों पर आप क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि पूरा लैंडस्केप पॉलिटिक्स का चेंज हो जाएगा और महिलाएं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं, कम से कम पुरुषों से तो देखिए कम मैं करप्ट रही हैं। मानती हूँ कि नहीं, देखिए ये तो अब राजनीति क्या आगे होगी इस पर निर्भर करता है, राजनीति का पूरा इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में औरतें भी शामिल हो रही हैं। तो बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं करने चाहिए, और क्यों औरतों से ही क्यों उम्मीद हो, जब सारा सिस्टम इकोसिस्टम जैसा होगा औरतें भी उसमें उसी तरह से, अगर सबको आप अगर नील के तालाब में ढकेल देंगे तो सब लोग नीले हो जाएंगे ना। तो अभी उसको औरतें साफ करेंगी, ये मैं मानती हूँ। टोटल सोशल कल्चरल पॉलिटिकल शिफ्ट होगा, ये मैं मानती हूँ। एक तरह का कहते हैं ना टेक्टोनिक शिफ्ट होगा कि भाई जब एकदम से इतनी सारी औरतों की बाढ़ संसद के अंदर और विधायिकाओं के अंदर आ जाएगी, देखा भी नहीं है लोगों ने इतनी औरतों को आते हुए, काम करते हुए, उनको बोलते हुए, हर सवाल पर प्रश्न उठाते हुए, या औरतों के वाले मुद्दों को उठाने के लिए जिद करते हुए। क्योंकि अभी तो क्या, कितने कुल मिलाकर के हम लोगों ने पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी एनालिसिस की, और आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 7% भी टाइम नहीं मिलता है औरतों के मुद्दों पर डिस्कशन का। तो अगर औरतें बैठी होंगी तो कोई ना कोई तो उसमें से उठ के कहेगी ना कि भाई ये सब क्यों हो रहा है,
या इसके खिलाफ, हिंसा के खिलाफ क्यों नहीं हम और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती है, हमें आप एक वाइट पेपर प्रेजेंट करिए संसद के अंदर कि औरतों के साथ क्या हो रहा है, तमाम चीजें। देखिए हम लोग सारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को समझते हैं और मैं खुद एक राजनीतिक परिवार की हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितना सारा इससे कल्चरल और सोशल शिफ्ट आएगा। दूसरा ये भी है कि ये जो है ये पावर, नेचर ऑफ पावर बदलेगा। अभी मनी मसल माफिया के बिना तो काम ही नहीं चल रहा और बढ़ता जा रहा है। इतना बड़ा प्रकोप इस समय पैसे का राजनीति में हो गया है, और खासतौर से माफिया का, मतलब जो मसलमैन हैं वही खुद पार्लियामेंट में आ गए। पहले होता था वो सपोर्ट करते थे बाहर से, अब बहुत सारे मसलमैन पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं। जो कई रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें बताया भी जाता है, मैं बहुत इस मामले में ये कहूंगी कि भाई जब तक अच्छे से ऑथेंटिकली मालूम ना हो तब तक इस मामले में मैं कोई, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मसला आज की तारीख में है और इससे बदलेगा, राजनीतिक माहौल बदलेगा, राजनीति बदलेगी और सत्ता का प्रयोग बदलेगा, सत्ता का सदुपयोग होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि किस तरह से महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन आने से भारत के राजनीति का परिदृश्य बदलेगा। सवाल ये है कि इसको 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर अमल में लाया जाता है, विधानसभा चुनाव में अमल में लाया जाता है, तो किस तरह से भारत की राजनीति बदलेगी। हालांकि इसकी टाइमिंग और डिलिमिटेशन को लेकर विपक्ष की आपत्ति है और शायद सरकार उसको अपने इस विशेष सत्र में एड्रेस करने की कोशिश करेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। रंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रंगनाथन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहलू डिस्कस का।